मेडिसिन तो हम यूनिट 2 एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली रिलीजन का ये सेकंड चैप्टर है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का, MSOE 003 का। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज़ मतलब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पूरे चैप्टर में आप खुद क्वेश्चन करोगे बहुत सारी चीज़ों को। तो इससे क्वेश्चन एक जनरली आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन मेनली आता है रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम पे। लास्ट जो दिसंबर का पेपर फरवरी में हुआ उस पे आया हुआ था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन। और उसके बाद डरखाई में सेक्रेट पे आता है, बट आप उसको डरखाई वाले चैप्टर से कर सकते हो। ओरिजिन थ्योरीज पे भी कभी कभी पूछ लेता है। रिलीजन पे कभी कभी लाइक ओरिजिन और इससे संबंधित कि रिलीजन क्या था या क्या क्या थ्योरीज वगैरह थी, इसके अराउंड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट पे क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। मैजिक एंड रिलीजन पे भी शॉर्ट में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। और ओरिजिन थ्योरीज आपको पता ही होनी चाहिए बिकॉज आप सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ रहे हैं, और काफ़ी आपको ये काम आएंगी। आगे भी आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे नेट वगैरह में, तो ये डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर, ठीक है। तो देखिए इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये आता है, ठीक है। तो देखिए रिलीजन जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्कशन का वस्तु था, डिस्कशन का टॉपिक था, जब एक सेपरेट डिसिप्लिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया। सेपरेट डिसिप्लिन क्या, एक हमने पूरा जो रिलीजन था उससे संबंधित हमने एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इसलिए नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, क्योंकि कई सारी नॉन वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न मतलब आप तो समझ रहे हैं ना, पाश्चात्य देशों की बात की जा रही है, तो वहाँ का रिलीजन फेयरली उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आपको एशियन कंट्रीज़ में नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलेगा। तो इस वजह से, और ज़्यादातर आपको खुद समझ में आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ यहाँ पे मोस्टली लोग वेस्टर्न कल्चर से होंगे, तो एक नॉन वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी, तो भी डिबेट का रीज़न रहा। और उसके बाद एक हम साइंटिफिक और एक तरीके से स्कॉलरली हमने स्टडी करने की कोशिश की एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन की, जो कि ऑफ कोर्स रिलीजन था। तो देखिए इन सर्च ऑफ फॉर द ओरिजिन द स्कॉलर्स लुक इनटू सच सोसाइटीज़। देखिए अब हमें जानना था कि चलिए हमने रिलीजन के बारे में एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन रिलीजन शुरुआत कहाँ से हुआ था, रिलीजन आया कहाँ से था, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि हमने अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रिलीजन देखने जाएंगे। अब मान लीजिए आप क्रिश्चियनिटी को देखने जा रहे हैं अमेरिका में या यूरोप में या जर्मनी में, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझ पाना, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स अभी बन चुका है। उसके कितने सारे ब्रांचेस हैं, आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी के, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन चुके हैं, तो अभी स्टडी कर पाना मुश्किल है। तो अब ज़्यादातर देखेंगे जो थिंकर्स हैं वो प्राइमेटिव, एकदम पुराने टाइप की या सिंपल सोसाइटी में जाके एक रिलीजन उठाते हैं स्टडी करने के लिए। और हमने बहुत सारे लेवल पे उनको स्टडी करने की कोशिश की है, या डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में रिलीजन कैसा रहा होगा उसको भी स्टडी करने की कोशिश की है। जैसे कि आपको मॉर्गन का पता होगा कि इन्होंने भी एक इवोल्यूशनरी स्टडी की है, जिसमें उन्होंने सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बारे में बात किया। ना पता हो तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे थिंकर फेज वाइज में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ज़्यादातर थिंकर्स पूछते हैं कि हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर देश में, हर जगह हमें एक कुछ धर्म जैसा कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक जैसा धर्म नहीं, पर धर्म जैसा कुछ देखने को मिल जाता है। और ये कोई बेसिक नीड तो है नहीं। बेसिक नीड हमारी एज अ ह्यूमन, हमारी बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, यही चीज़ चाहिए ना, बहुत हुआ तो रिप्रोडक्शन करना। लेकिन ये रिलीजन हर सोसाइटी में, कितनी भी सिंपल, कितनी भी पुराने सोसाइटी में हम चले जाते हैं, रिलीजन तो मिल जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? ये क्वेश्चंस थ्योरी जो बना रहे थे, जो थिंकर्स थे, उनके दिमाग में बार बार आ रहा था कि क्यों रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो ओरिजिन थ्योरीज देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या जब आती है, आप धर्म को पढ़ते हो, अगर आप इसका ऐतिहासिक रूप से पढ़ने की कोशिश करो, कि इसका कोई डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। और चीज़ों का जो डेटा मिल सकता है, जैसे फॉसिल्स मिल गए, मटेरियल एविडेंस मिल गया। मान लीजिए कि आपको जानना है कि क्या बोलते हैं कि गहनों का क्या इतिहास है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप खुदाई करेंगे वगैरह वगैरह, तो आपको हर जगह कुछ गहने वहने मिल जाएंगे कि भाई प्राचीन काल में इस प्रकार के गहने थे, मध्यकाल में इस प्रकार के, मॉडर्न टाइम में इस प्रकार के, ठीक है। लेकिन या कोई और भी चीज़ के बारे में, खान पान के बारे में ही समझना हो कि भाई प्राचीन काल के क्या लोग खाते थे, तो आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं कुछ अनाजों के, जो हमें पता लगता है कि हाँ, प्राचीन काल में लोग या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग ये चीज़ खाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट धर्म के बारे में तो ऐसा डेटा मिल नहीं सकता। अब विश्वास के बारे में क्या डेटा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको स्टडी करना। तो अब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पेंटिंग वेंटिंग में किसी ने केव में कुछ धर्म टाइप का बना दिया हो, या कोई साथ मिल के वर्शिप कर रहे हो। जैसे कि आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा हो, तो वहाँ पे हमें कुछ एविडेंस इस टाइप के मिले हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि वो लोग नेचर की पूजा किया करते थे, या क्या बोलते हैं, शिव जी के स्वरूप जैसे कुछ देवता के, या अपने जो टाउन के हेड होते थे उनकी पूजा किया करते थे। इस सब के हमें एविडेंस मिले हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये एविडेंस बहुत कम होते हैं, जिससे पता लगा पाना मुश्किल होता है, और ये और चीज़ों के बारे में उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, धर्म का कुछ ना कुछ तो है पेंटिंग वेंटिंग से। बट ये समझ नहीं आता कि धर्म से संबंधित उन लोग का विचार कैसे था, धर्म को वो किस तरीके से मतलब देखते थे, क्योंकि हर धर्म का कुछ ना कुछ अलग अलग कस्टम रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ये समझ पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एडवर्ड टाइलर ने, जो कि फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है इनको, इन्होंने जो एक फर्स्ट डेफिनेशन देने की धर्म की कोशिश की थी, तो इसको साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड बोला था, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने से बच रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कुछ मैं ऐसा इसका ट्रांसलेशन दूँ जो कि सही ना हो। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एक तरीके से, एक समझ लीजिए कि हम कनेक्टेड हैं, एक ह्यूमन काइंड को, एक इंसानों को कनेक्ट करने का तरीका है कुछ कुछ साइकिक लेवल पे, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में जो भी लिखा हो वो आप आंसर में लिखिएगा, या जो भी हिंदी में ट्रांसलेशन देने की कोशिश की हो राइटर ने, वो लिखने की कोशिश करिएगा। तो अब टाइलर क्या करते हैं, एडवर्ड टाइलर अपने आप को अर्ली ह्यूमन जो थे, मतलब पुराने ज़माने के जो प्राचीन काल के इंसान थे, उनकी जगह पे खुद को रख के जो एम्पैथी का जो आइडिया देते हैं थिंकर्स हमारे, उस आइडिया को रख के कि भाई हाँ, वो क्या सोचते होंगे उस टाइम पे। तो जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समय पे जो इंसान था, उसको दो फिनोमेना ऐसी थी, दो चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा उसको सोचने पे मजबूर कर देती थी। एक था तो मृत्यु, और एक थे सपने, यानी डेथ एंड ड्रीम्स। अब ये दो फिनोमेना कैसे इंसान को वो कर सकते हैं, देखिए। जो उस समय का इंसान था, हमारी तरह तो था नहीं भाई, इंटरनेट वगैरह वाला कुछ नहीं था उसके आसपास, तो वो हमेशा सोचता होगा कि इंसान मर कैसे जाता है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे एक चलता फिरता घूमता इंसान एकदम शांत पड़ गया, कुछ नहीं एक्टिविटी है उसके बॉडी में, और ड्रीम्स में क्या होता है, या ड्रीम होती क्या है, ड्रीम आती क्यों है, ड्रीम क्या कोई दूसरी दुनिया है। अभी भी हमारे पास ड्रीम को लेके प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, फिर भी हम समझते हैं कि हाँ, एक चलो हमारे बॉडी का एक रिएक्शन है, कुछ है इस टाइप से। लेकिन उस टाइम पे तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं था ना, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत डरावना था। तो ये कहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस से उनका जो इन सब चीज़ों जो हो रहा था, मृत्यु और ड्रीम जो था, उनसे उनका आइडिया जो था, स्पिरिट में विश्वास, आत्मा में विश्वास जाग गया, सोल में विश्वास, आत्मा हो गया, कि ये मानने लगे कि जो सोल है वो एक ऐसा पार्ट है इंसानी शरीर का जिसको हम देख नहीं सकते, उसके पास कुछ पावर है, ठीक है। एंड वो जो सोल जब तक रहता है आपके शरीर के अंदर, तो इंसान चल सकता है, बात कर सकता है। जब इंसान सोता है तो सोल अपनी एक यात्रा पे, यानी आत्मा अपनी एक यात्रा पे निकल जाता है, और फिर लेकिन जब वो इंसान जागता है तो वो आ जाता है, ठीक है। बट जब इंसान मतलब जब वो सोता है तो बहुत कम समय के लिए उसके शरीर से आत्मा निकल के जाती है, लेकिन जब वो मर जाता है, ठीक है,
तो जो सोल है वो अपने फाइनल जो जर्नी होती है उस पर निकल जाता है। तो ये बेसिक आइडिया हमको टाइलर देते हैं कि स्पिरिट का यहाँ से आता है। अब टाइलर जो अपना बेसिक डेफिनेशन रिलीजन का देते हैं कि ऑल अदर डायमेंशन ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिम अरोज आउट ऑफ द बेसिक बिलीफ इन सोल और सुपर नेचुरल बीइंग दैट वाज आल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन और एनिमिज्म। तो इनका कहना था कि जो जो भी जितना भी धर्म का जो आइडिया है, सारे धर्म का जो आइडिया है या हर टाइप के जो धर्म के डायमेंशन होते हैं वो कहाँ से निकले हैं कि विश्वास आपका किसमें कि आत्मा होती है और कुछ सुपर नेचुरल पावर है, कुछ शक्ति है ऐसी जिसको हम समझ नहीं सकते। और यही एक मतलब प्राचीन काल में रिलीजन का एक फॉर्म लिया या एनिमिज्म का फॉर्म लिया। ठीक है, सो अगर हम टाइलर की जो स्टडी है उसमें एनिमिज्म के बारे में देखें तो वो बताते हैं कि ये बहुत सारे रिलीजन में हमें देखने को मिलता है। और एक्चुअली एनिमिज्म को अगर हम फोकस करें उसके एस्पेक्ट जो रिलीजन में वो काम करता है, तो जो ये रिचुअल है उसमें सैक्रिफाइस भी आते हैं। ठीक है, आप जिसमें जानवरों को मतलब सैक्रिफाइस करते हैं, तो ये हर कल्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कहते हैं ये आइडिया कहाँ से आया है, बिलीफ इन सोल। अब ये कैसे ये कह रहे हैं, मतलब बिलीफ, आत्मा में विश्वास और सैक्रिफाइस का क्या लेना देना है। तो देखिए, जब हम सैक्रिफाइस देते हैं तो क्या करते हैं कि हम आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। ठीक है, और वो किस लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कई बार मतलब पहले की अगर आपने हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह देख रखी हैं या ये सब, चाहे आपने सती की प्रथा देखी हो, तो ऐसा होता था, मतलब पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो जब कोई राजा मर जाता था तो उसके साथ उसके सर्वेंट, उसकी वाइफ, उसके घोड़े, उसके सोल्जर्स, सबको साथ में ही दफना दिया जाता था। ये माना जाता था कि जब वो अपनी जैसे दूसरी दुनिया में जाएगा या ऐसा कुछ, तो उसकी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस टाइप के जो आइडियाज़ थे, मतलब इस तरीके का रिचुअल जो था वो चाइना में, ऑल्सो इजिप्ट में। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर सती प्रथा की बात करें भारत में, तो जहाँ पे वाइफ को हस्बैंड के साथ ही मतलब वो कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, ये आइडिया कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी बिलीफ से, इसी आइडिया से कि आत्मा में विश्वास से, ये आइडिया भी निकल के आया क्या बोलते हैं कि हेवन और हेल का, कि मतलब स्वर्ग और नर्क भी है या आफ्टर लाइफ भी है जो हमारे आत्मा से जुड़ी है, कि ये हमारा आत्मा जो है वो अजर अमर है और इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में, इस टाइप के आइडियाज आपने बहुत सारे सुन रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, सोल को हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये होता है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसका कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन है। ठीक है, और यही आइडिया जो है आफ्टर लाइफ की, इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है या हेवन वगैरह के आइडिया को देते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे मतलब जो कल्चर है वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि उनके बड़े बूढ़ों की डेथ हो जाती है तो मानते हैं कि वो गार्डियन बन के उनके ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे कल्चर, इवन हिंदू कल्चर में भी बिलीव किया जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिलीजन आया, मतलब रिलीजन का जो उत्पत्ति हुआ, जो ओरिजिन हुआ, वो गोस्ट के फियर से हुआ, भूत के फियर से हुआ। ठीक है, अब ये आइडिया कहाँ से आता है, तो वो बोलते हैं सिंपली ये आइडिया कहाँ से आता है कि वो लोग डरते थे कॉन्सेप्ट ऑफ गोस्ट से। ठीक है, तो अब गोस्ट के कॉन्सेप्ट से डरते थे, तो गोस्ट को मनाए रखने के लिए या उनकी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए, तो उनको एक पावरफुल भूत या पावरफुल आदमी या उनकी मूर्तियाँ वगैरह बना के पूजा करने लगे, और यही बाद में भगवान और देवी देवता बनने लगे, उन्हीं मूर्तियों से आने लगा। तो गोस्ट के आइडिया से निकला है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं। मैक्स मुलर जो है वो बोलते हैं, ये लिंग्विस्टिक में बहुत ज़्यादा इनका एक्सपर्टीज़ है, और जब ये लैंग्वेज फॉर रिलीजन देखते हैं, मतलब जैसे जो भाषा रिलीजन से संबंधित है उसे वो स्टडी करते हैं, तो इनकी एक थ्योरी है। तो बेसिकली इनकी थ्योरी ये है कि जब भी इंसान था वो नेचर को देखता था, आसपास की अपनी प्रकृति को देखता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके समझ से बाहर थी। जैसे वो आसमान में सूरज देखता, चंद्रमा देखता, या मान लीजिए कभी देखते हैं बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करता वो आम भाषा में, बिकॉज ये सब चीज़ें तो आम थी नहीं उसी टाइम पे भी, तो लैंग्वेज भी डेवलप हो रहा होगा ना, हम बहुत पुराने
समय की बात करें, जब धर्म का ओरिजिन की बात करें, जब धर्म की उत्पत्ति हुई, तो इन सब चीज़ों को ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में एक्सप्लेन करता है, या एक डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज यूज़ करता, ठीक है। ऐसा दिखाता कि जो चंद्रमा है वो एक खूबसूरत औरत के समान है। सिमली यूज़ करता है। सिमली आप जानते हैं, हम सिमली में एक दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को। जैसे हम कहते हैं ना, वो शेर जितना, मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे वो सिंह जितना ताकतवर है, या वो सिंह जितना ब्रेव है, जैसे नहीं बोलते, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। उसकी उसका जो फेस है वो चंद्रमा के समान है, वो मतलब चांद जैसा दिखता है, ऐसा टाइप हम लोग बोलते हैं। तो ये सिमिली होती है, इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं इसको। दो एकदम इन कोई ना रिलेटेड चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो इस टाइप से लैंग्वेज डेवलप हुई। और जब वो लैंग्वेज में बदलाव आने लगा, जैसे मान लीजिए पहले तो सिमली की तरह यूज़ करते थे कि वो चंद्रमा, अब देखिए वो बहुत ऊपर है, ठीक है, सुंदर भी है, हम उसको अलग अलग बहुत ही डिफिकल्ट भाषा में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि उनके पास कोई डिवाइन पावर है। मान लीजिए कि वो कहते होंगे कि चंद्रमा एक खूबसूरत औरत की तरह है, जो बिगड़ते बिगड़ते रियलिटी में एक्सेप्ट हो गया कि चंद्रमा एक खूबसूरत औरत है, ठीक है। चंद्रमा एक खूबसूरत औरत जैसी है, से चंद्रमा एक खूबसूरत औरत है, और जब उतनी ऊपर है तो उसके पास पक्का कोई पावर है, या जो हमारे पहुंच से बाहर है तो पक्का उसके पास कोई पावर है। तो इनका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज से और कंपैरिजन से, सिमिली से इस तरीके से चीज़ें बन गई, और वो चीज़ें हमारे आसपास थी नहीं, हम उसको समझ नहीं पाते थे कि उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, तो हमने बोल दिया कि वहाँ से मतलब ये रिलीजन आया इनके हिसाब से, ठीक है। और तो देखिए, अब ये एंथ्रोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड स्पिरिट क्या है। तो देखिए, बहुत सारी कल्चर है वहाँ पे ना सुपर नेचुरल या कोई ऐसा बहुत शक्तिशाली चीज़ों की बात नहीं होती है, इस टाइप के एनिमल की नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान या कोई चीज़ के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, ठीक है। इसको हम माना बोलते हैं, ठीक है। माना सच एज पावर और एनर्जी, ठीक है। किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाना, पावरफुल बनाना। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई हंटर है जो शिकार कर रहा है, ठीक है, और वो और शिकारियों से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसके पास और लोगों से ज़्यादा माना है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस माना को आप किस तरीके से पा सकते हैं, मैजिकल पावर से भी पा सकते हैं, और ऐसे तरीके से आप पा सकते हैं। बहुत सारे तरीके भी हैं जिससे आप माना को कम भी कर सकते हैं और माना को प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है, मैजिकल प्रैक्टिसेस से। तो इस तरीके से ये आइडिया आया है। अब अनदर थ्योरी है नेचुरलिज्म की। और देखिए, एंथ्रोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मनुष्य के और एक नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के मिक्स करके आइडियाज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कार्टूनों में देखा होगा, उनकी बॉडी जो होती है ना वो इंसानी होती है, पर उनके फेस पे कोई जानवर होता है, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ये कभी डिटेल में आता है तो मैं समझा दूंगी आपको, बट यहाँ पे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तो अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें, तो इसमें क्या माना जाता है कि जो प्रकृति है हमारे आसपास, उसके अंदर भी आत्मा है, सोल है, और उसके भी जो कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन जैसे हैं, ठीक है। वो ह्यूमन जैसा है, प्रकृति के भी ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टर्स है उसके अंदर। इसीलिए जो अंडमान आइलैंडर्स है, उनका दो मानसून विंड आता है, मतलब दो प्रकार का विंड वहाँ पे आता है, जिनको हस्बैंड और वाइफ माना जाता है। एक जो विंड है वो बहुत ही शांत है, मतलब उतना तेज नहीं आता, और बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए, उसको मेल कहा जाता है, यानी वो पति है। और दूसरा जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत खतरनाक है, उसको फीमेल कहा जाता है। और ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कि अर्थ को मतलब धरती को अपनी माता माना गया है, स्काई को अपना, मतलब आसमान को अपना फादर माना गया है। ये तो बहुत जगह आता है, धरती माता तो हम लोग कहते ही हैं, इवन देश को भी माता कहते हैं, तो इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए, रिलीजन का हमने कितनी सारी थ्योरीज ऊपर से डिस्कस की। कोई कह रहा है कि ड्रीम्स और डेथ से वो हुआ है, कोई कह रहा है कि ये लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन की वजह से हुआ है, कोई कह रहा है कि नेचर में हमको इंसानी रूप दे रहे थे इसलिए हुआ है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई बोल रहा है कि जैसे टाइलर हमारे हैं, वो बताते हैं कि ड्रीम और सोल इनसे आया, एनिमिज्म टू मोनोथिज्म। मतलब मोनोथिज्म क्या होता है, एक ही गॉड में जिसे पूजा करते हैं, वो वाला रिलीजन का भी। और
बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं रिलीजन को समझने के लिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादातर इन सब चीज़ों को समझने में कोशिश करती है। ज़्यादातर जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ही इवोल्यूशनरी हैं कैरेक्टर में, मतलब इवोल्यूशन बताती हैं कि विकास हुआ है धर्म के उसमें। कुछ साइको कल्चरल थ्योरीज़ भी हैं जो बताती हैं कि जो धर्म का विकास हुआ वो हमारे ह्यूमन ब्रेन में हुआ, ह्यूमन साइकोलॉजी के रिस्पॉन्स में, जो आसपास नेचर था उसके रिस्पॉन्स से धर्म का विकास हुआ। लाइफ डेथ वगैरह ये सब चीज़ें हम समझ नहीं पाते थे, तो हमारे ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया कि भाई खुद को बचाना है, तो एक ऐसी चीज़ को क्रिएट कर दिया, एक होप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इन सब जो स्कॉलर्स को पढ़ा उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ग्रेट है, और एक्चुअली आपको आगे इन सारी चीज़ों के बारे में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में, मतलब पेपर में तो लिखना ही लिखना है, अगर आप यूजीसी के लिए जाते हैं, यूपीएससी के लिए भी जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थिंकर्स हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैजिक एंड रिलीजन में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। हैव अ नाइस डे। ओके।